नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पर एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी का प्रैक्टिस शीट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो है कि घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है। घोड़ा मोरनी कहिए या घोड़ा मोदनी कहिए, दोनों एक ही नाम है। ये जो लोक नृत्य है ये फ्रेंड्स आपका गोवा का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका गोवा हो जाएगा। इस लोक नृत्य का जो नाम है घोड़ा मोदनी है, जो कि इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें घोड़े की तरह चाल शामिल होती है और यह नृत्य मराठा शासकों की गोवा में पुर्तगालियों पर विजय की याद में किया जाता है। वस्तुतः घोड़े शब्द का अर्थ घोड़ा ही होता है और मोदनी जो शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है खुश। ठीक है, इसके अलावा गोवा में फसल के मौसम के दौरान सिग्मो उत्सव भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिग्मो उत्सव के दौरान घोड़े मोरनी लोक नृत्य का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, यानी कि सिग्मो उत्सव के दौरान ये जो नृत्य है आपका घोड़े मोरनी वो किया जाता है। ये नृत्य गोवा के तालुका भाग में लोकप्रिय है, जहां मराठा शासन करते थे, वहां नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। पहला तो एक घोड़े मोरनी नृत्य गोवा का है, दूसरा आपका सिग्मो उत्सव याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिग्मो उत्सव भी दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, आपका गोवा में ही मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि डैश के साथ जमा खाता है जिसे जिसे ऐसे लोगों के द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। ये जो खाता की बात हो रही है वो आप सभी का खाता जो होगा उसी खाता के बारे में बात हो रहा है, यानी कि बचत खाता। इंग्लिश में कहिए तो इसे हम लोग सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें लोगों के द्वारा कहिए तो हम और आपके द्वारा जो हम लोग कमाते हैं या बचाते हैं उसका एक निश्चित हिस्सा उस पर जमा करते हैं। ठीक है, तो बचत खाता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बचत खाता किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में रखा गया ब्याज वाला जमा खाता है। हालांकि ये खाते आमतौर पर केवल मामूली ब्याज दर का भुगतान करते हैं। उनकी सुरक्षा और विश्वसनीयता उन्हें नकदी जमा करने का एक अच्छा विकल्प बनाती है, जिसे आप अल्पकालिक जरूरतों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। ये डैश के महीने में मनाया जाता है। तो जो बिहू जो त्यौहार है, बिहू त्यौहार के साथ साथ असम का एक लोक नृत्य भी है। तो जो ये आपका बिहू जो त्यौहार है वो फ्रेंड्स आपका असम में तो मनाया जाता है, लेकिन असम में मनाया जाता है जो बिहू त्यौहार है वो फ्रेंड्स आपका तीन तीन प्रकार का बिहू असम में मनाया जाता है, यानी कि एक साल में 3 बिहू है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, उसमें से एक आपका कटी बिहू था जिसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। तो कटी बिहू की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अक्टूबर माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अक्टूबर हो जाएगा। कटी बिहू को हम लोग कोंगली बिहू या कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये आमतौर पर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर आते तक घरों में स्टोर किया हुआ अनाज खत्म होने लगता है, इसलिए असम के लोग काटी बिहू के दिन घर के अनाज भंडार तुलसी और धान के खेत के पास दिया जलाते हैं। इसके अलावा असम में जैसा कि 3 बिहू त्यौहार है उसमें से आपका दूसरा है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू की बात करेंगे जिसे कि माघ बिहू के नाम से भी जानते हैं। माघ माह की संक्रांति के पहले दिन माघ बिहू की शुरुआत होती है, यानी कि जनवरी माह में जो हम लोग संक्रांति मनाते हैं वहाँ पर असम में भोगाली बिहू के नाम से यही त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका है बैसाख बिहू। ठीक है, बैसाख बिहू की बात करेंगे तो असम कैलेंडर के अनुसार बैसाख मास की संक्रांति से उनके साल की शुरुआत होती है और बैसाख मास अंग्रेजी कैलेंडर का अप्रैल मास के बीच पड़ता है। ठीक है, तो जो बैसाख जो बिहू है वो दोस्तों आपका अप्रैल में मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HIV बीजों के मूल भंडार के लिए किया गया था। तो 1963 में एक आपका राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना किया गया था जिसे हम लोग में इंग्लिश में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुसूची बी की एक प्रथम श्रेणी मिनी रथ कंपनी है और आपका NSC की स्थापना 1963 में बीज भवन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जो कि विशेष रूप से आपका HIV बीजों के मूल भंडार के लिए किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना 1963 में। नेक्स्ट आपका है कि श्रीलंका भारत से डैश के द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका भारत से आपका पाक जलडमरू या बाक जल संधि बाक जल डमरू के माध्यम से अलग होता है। या ये आपका भारत का मैप है। जब यहाँ भारत का मैप आप यहाँ पर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एक देश आपको मिलेगा जो कि आपका श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जो श्रीलंका है ये जो भारत है ये दोनों जो आपका जल डमरू से अलग होता है, इसी के हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं या पाक जल संधि कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जल संधि की बात करेंगे भारत उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है।
पाक जल संधि है, ये पाक जो जल संधि है तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार जिले के बीच स्थित है। भारत में दक्षिण में पंबन द्वीप श्रीलंका में मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को पाक खाड़ी के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 33 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैच में जो फुटबॉल जो मैच होता है, फुटबॉल जो पिच होता है उसका जो लंबाई है आपका 90 मीटर और 120 मीटर के बीच है जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फुटबॉल मैदान के आयामों की बात करें तो मैदान की लंबाई जिसे हम लोग टच लाइन के नाम से जानते हैं 90 से 120 मीटर के बीच होना चाहिए, जबकि गोल लाइन के रूप में की जाने वाली छोटी चौड़ाई 45 से 90 मीटर के बीच होती है। फुटबॉल पिच आधी अधूरी रेखा से विभाजित होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात करेंगे नीति आयोग के पूर्णकालिक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका अरविंद बिरवानी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरविंद बिरवानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का यानी कि नीति का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा बिरवानी वित्त मंत्रालय 2007 से 9 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में विकास किए हैं। और बात करेंगे नीति आयोग का तो ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में आपके परमेश्वरन अय्यर नहीं है। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो दोस्तों आपका परमेश्वरन अय्यर की जगह आपके बन गए हैं नए BR सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन बन गए हैं तो BR सुब्रमण्यम बन गए हैं, इसको याद रखिएगा BR सुब्रमण्यम को। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके सुमन बेरी जी हैं, और अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद यानी कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र क्यों दिया है? तो बात करेंगे आपका मोहम्मद अली जिन्ना का, मदन मोहन मालवीय का और मजहर उल हक का, तो इन्होंने आपका इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो त्यागपत्र दिया था वो आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय सदस्य के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम पारित किया। उसमें 3 मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के अदालत में मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने के लिए अधिकृत किया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सरकार को हैबस कॉर्पस जो ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है के अधिकार को निलंबित करने में सक्षम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैस निकलती है? बात करेंगे हम लोग लेड नाइट्रेट का जिसका सूत्र होता है PbNO3 उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो 2 गैस निकलेगा। वो 2 गैस आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। PbNO3 लेड नाइट्रेट का आणविक सूत्र है। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी है? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे तो व से वज्जी और व से वैशाली इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली की बात करेंगे या वज्जी की बात करेंगे तो वज्जी आधुनिक बिहार में एक गणतांत्रिक महाजनपद था। इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। इसे गण या संघों जैसे की सभाओं के द्वारा चलाया जाता था। वज्जी या विरजी लिच्छवियों सहित पड़ोसी कुलों का एक संघ था और प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ख्याति प्राप्त करने वाले राज्यों को महाजनपद कहा जाता था और महाजनपद विभिन्न समूह को बनाने के साथ साथ एक साथ आए जनजातियों को दर्शाता है, जो बाद में राजाओं और जनपदों नामक बस्तियों के एक अस्थायी क्षेत्र को जन्म दिया। तो आपके प्राचीन भारत में कहिए या 6वीं सेंचुरी में कहिए 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन 16 महाजनपदों का नाम आपका यहाँ पर लिखा गया है। काशी महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी और वर्तमान स्थान की बात करेंगे तो वाराणसी को ही काशी कहा जाता था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी जो कि आपका उत्तर प्रदेश पूर्व में पड़ता है अभी वर्तमान में। अंग की राजधानी चंपा, इसके अलावा मगध की राजधानी राजगिरी, इसके बाद मगध का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ, पहला राजधानी राजगिरी ही था। वज्जी का वैशाली। मल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका कुशीनारा,
चेदी की बात करेंगे तो सुक्तिमती इसकी राजधानी है। वत्स की बात करेंगे तो कौशाम्बी इसकी राजधानी है। कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। पांचाल की राजधानी कांपिल्य है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। शूरसेन की राजधानी आपका मथुरा है। अस्मक की राजधानी पैठन है। अवंती का उज्जैन है। गंधार का तक्षशिला है और कंबोज का हाटक है। ठीक है, तो ये आपका 16 जनपद है और उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक डैश स्थापित करेगी। तो इसका राइट आंसर आपका जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पके हुए चावल के जलीय विलयन में आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे डालने पर विलयन नीला काला हो जाता है और ये दर्शाता है कि चावल में स्टार्च होता है। स्टार्च में अमाइलोज के कारण रंग का निर्माण होता है, क्योंकि आयोडीन अमाइलोज की बीटा कॉइल संरचना के संपर्क में आता है और एक नीला काला रंग आयोडीन देता है। आयोडीन की बात करेंगे तो K1 अभिकर्मक आयोडीन पानी में बहुत घुलनशील नहीं होता है, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में आयोडीन की पानी में घोल कर आयोडीन अभिकर्मक बनाया जाता है। ये घुलनशील होने के साथ एक रेखीय ट्रायोडाइड आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो स्टार्च के कॉइल में फिसल जाता है, जिससे एक गाढ़ा नीला काला रंग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के द्वारा किसी प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसा कि फसल कटाई का मौसम। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी आपका मौसमी बेरोजगारी के नाम से कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो वर्ष के एक निश्चित मौसम के दौरान होती है। इसके अलावा गैर फसल मौसम के दौरान किसानों की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी का एक उदाहरण है। इसके अलावा एक बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि आपका अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है कि वह ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ज्वालामुखी की बात करेंगे तो इसका मुख्य 3 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक आपका विलुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो वह है जो हाल ही में फूटा है और ऐसी संभावना है कि यह जल्दी ही फूट सकता है, उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे तो यह वह है जो लंबे समय से नहीं फूटा है लेकिन भविष्य में इसकी फूटने की संभावना है, इसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। एवं अगला है विलुप्त ज्वालामुखी, वह है जो हजारों साल पहले फूट चुका है, जिसके फूटने की कोई संभावना नहीं है, उसे हम लोग विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित शिमला में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि साई नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस शिमला में स्थापित किया जाएगा, नहीं किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका है कि माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। तो माल का निर्यात की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। ठीक है, निर्यात मने गया, आयात मने आया। ठीक है, तो जब जाएगा तो आपका मुद्रा ही आएगा, तो मुद्रा ही आएगा, और जब बाहर से मुद्रा आएगा यानी विदेश से मुद्रा आएगा उसे हम लोग विदेशी मुद्रा के नाम से ही तो जानेंगे। तो निर्यात होगा तो आपका मुद्रा आपका बढ़ाता है, लेकिन वही जब आयात ज़्यादा होता है तो दोस्तों आपका विदेशी मुद्रा घटाता है। इसके अलावा एक है आपका व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो ये होता है कि जितना माल गया उतना आया, तो उसे हम लोग व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं, जिससे कि
माल निर्यात का मूल माइनस माल आयात का मूल। इसके अलावा व्यापार अधिशेष की बात करते हैं। अधिशेष मतलब ज़्यादा हो जाना, तो माल निर्यात का मूल ज़्यादा होगा, आयात का मूल कम होगा, तो इसे हम लोग अधिशेष के नाम से जानते हैं। वहीं पर व्यापार घाटा की बात करेंगे तो घाटा कब होगा, जब आपका माल है जो कि आएगा कम लेकिन मतलब जाएगा कम लेकिन आएगा ज़्यादा, तब इसे हम लोग व्यापार घाटा के नाम से जानते हैं। वहीं पर भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो धन में देश में धन प्रवाह माइनस शेष विश्व में धन बहिर्वाह को ही हम लोग भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। 42वां संविधान जो संशोधन अधिनियम किया गया था 1976 में, इसे हम लोग लघु संविधान के रूप में जानते हैं और यह आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही किया गया था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जिस कारण इसे हम लोग लघु संविधान के रूप में जानते हैं। वो चेंजेस क्या था? चेंजेस था पहला तो कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। वो 3 शब्द था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 के क। इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 और इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो एक मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में भेज दिया गया था। वो सूची था शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल एवं न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। नेक्स्ट आपका है कि विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो दोस्तों आपका 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। राज्यों में जहाँ भी आपका द्विमंडलीय सदनीय व्यवस्था होगा वहाँ पर एक तो आपका विधान सभा होगा और एक आपका होगा विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है उसे हम लोग एक बार देखें तो विधानसभा राज्य विधानसभा के निचले सदन को संदर्भित करता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा निचला सदन कहलाता है, उस प्रकार राज्यों में जो विधानसभा होता है वो आपका निचला सदन कहलाता है और जो विधान परिषद होगा वो आपका ऊपरी सदन कहलाएगा। ठीक है, ऊपरी सदन कहलाएगा। अगला है कि विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका है, यानी कि इसका जो चुनाव है हम लोग ही करते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन विधान परिषद का जो चुनाव है वो आपका विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव का जो तरीका है वो आपका अप्रत्यक्ष है। मतलब जो हम लोग भेजते हैं विधानसभा में चुनकर वही लोग विधान परिषद में सदस्य को चुनते हैं। अगला है विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य चुनाव राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों आदि के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, लेकिन सभापति विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। अगला है विधानसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, लेकिन विधान परिषद में इसका जो न्यूनतम आयु है आपका 30 वर्ष होता है। अगला है भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन भारत के केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आपका उत्तर प्रदेश है। अगला है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम सदस्य 60 होना चाहिए। वहीं पर विधानसभा में सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अंतर है। अगला है कि नवंबर 2022 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? राइट आंसर सूर्यवंशी सूरज था। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो दिया जाता है, तो एकेडमी पुरस्कार के अंतर्गत शामिल क्या क्या होता है? तो इसमें शामिल होता है एक ताम्रपत्र, एक अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता है। एकेडमी पुरस्कार में ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। उसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी एक पुरस्कार होता है। ये आपका संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ, लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाना सर्वोच्च सम्मान है। एकेडमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित दुर्लभ सम्मान है जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दिया जाता है। एकेडमी फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए का पुरस्कार जो कि शामिल होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।